हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याओं की जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली जो है 8वीं कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याओं की जानकारी। परिमेय संख्याओं की जानकारी से पहले अपन जो पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी, एक बार इन संख्याओं के बारे में देखते हैं। पहली आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने योग्य हो, जो काउंटेबल हो, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या की शुरुआत है 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से है वो चलती रहती है। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। यहाँ पर ये क्या थी? प्राकृत संख्या के अंदर 1 2 3 इस प्रकार से चलती हुई संख्या आ रही है, इसमें अपूर्ण संख्या है क्योंकि यहाँ पर जीरो सम्मिलित नहीं है। बाद में जीरो की खोज हुई तो जीरो को सम्मिलित किया गया, तब संख्या जाके क्या बनी? पूर्ण बनी। अब यहाँ पर जीरो, ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार से चलती है और यहाँ पर 1 2 3 ये प्राकृत संख्या हुई है, उसके अंदर जीरो ऐड कर दिया गया है। और इस बात का ध्यान रखना, प्राकृत संख्या को मैंने कहा काउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। इसका रीजन क्या? जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइनें खींची, ठीक है, तब आप शुरुआत करते हो, अगर जीरो काउंटेबल लेते हो तो यहां से शुरू करोगे 0 1 2 3, अपना आंसर आ रहा 3, जबकि लाइनें कितनी हैं? 4 लाइनें हैं, इसलिए जीरो को काउंटेबल नहीं करना। अगर जीरो को काउंटेबल करोगे तो क्या हो जाएगा? सारा आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जीरो काउंटेबल नहीं है, एक पूर्ण संख्या है। काउंटेबल संख्या 1 2 3 से ही शुरू होती है जो गिनने के योग्य हो। और उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक संख्या आती है। 0 से 1 2 3 धनात्मक दिशा में बढ़ोगे इस प्रकार से चलेगी, और ऋणात्मक दिशा के अंदर -1 -2 -3 इस प्रकार से चलती रहेगी। ये पूर्णांक संख्या है, यानी माइनस की सारी संख्या भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, 1 2 3 इस प्रकार की संख्या भी क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ना है परिमेय संख्या। वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, वो क्या है? परिमेय संख्या होती है। जो भिन्न के रूप में हो, संख्या जो भिन्न के रूप में हो, यानी वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर ध्यान रखना p और q दोनों पूर्णांक संख्या हैं। p और q क्या होनी चाहिए? दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q का मान दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3/2 दे रखा है, तो ये देखिए p बटे q के रूप का है, मतलब 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, q का मान जीरो नहीं है, इसलिए 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। -4/5 ये भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और p बटे q के रूप का है, q का मान जीरो नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर सवाल आता है, जैसे मान लीजिए जीरो क्या है, तो मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ, मतलब p बटे q का रूप में है। जीरो भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, q का मान जीरो नहीं है, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं है, इसलिए जीरो भी क्या है? पूर्णांक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 को 2/1 रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आज अपन इस परिमेय संख्याओं के क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंदर है, पहला गुणधर्म है संवर्त, और संवर्त में भी योग घटाव गुणा विभाजन कौन कौन सा नियम लागू होता है, इसमें इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये 3 है और इस 3 प्लस 4 किया तो कितना आया? 7। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये भी संख्या प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, और योग भी प्राकृत संख्या आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या के साथ योग करूं तो हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या के साथ योग करूं तो हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये कहना चाहता है कि अगर एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ योग करने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए 2/4 प्लस 6/4 दे रखा है, क्या मैं 2/4 भी एक परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप का है, 6/4 भी एक परिमेय संख्या है, और इसको हल करेंगे, हर समान है तो ऊपर जोड़ दीजिए 6 2 8/4, यह भी एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ योग कराया जाए
तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए अपन कह देंगे कि योग के अंदर ये संगत है। ठीक है, पहला तो नियम लागू होता है। सेकंड नियम ये कहता है कि अगर कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर वापस क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 8/5 माइनस 3/5। क्या मैं 8/5 माइनस 3/5 से 8 में से 3 गए, पीछे बचा 5/5। क्या 5/5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए घटाव के अंदर भी संगत है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा कराने पर हमेशा क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा कराने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 2 एकम 2, 4 तिया 12, 3/12 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो गुणा के अंदर भी इस नियम लागू होता है सरलत का। और अगला नेक्स्ट आता है विभाजन की प्रक्रिया। क्या एक परिमेय संख्या के अंदर दूसरी परिमेय संख्या का भाग देने पर सदैव विभाजित होगी? तो इसका आंसर होगा हाँ होगी, लेकिन एक संख्या है जो इसके अंदर इस नियम को गलत कर देती है, वो है 0। बाकी किसी भी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही मैंने 1/4 के अंदर 0 का भाग दिया तो इसका अपन उत्तर नहीं कह सकते हैं, इसका आंसर नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 के अंदर 0 का भाग देने पर तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर 0 भी एक परिमेय है, ये भी परिमेय है, परिमेय संख्या में परिमेय का भाग दिया, लेकिन अपन को वापस परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए विभाजन के अंदर समर्थ नहीं है। ध्यान रखना, योग के अंदर है, घटाव के अंदर है, गुणा के अंदर है, विभाजन के अंदर समर्थ नहीं है। इसका अगला गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या है? जैसे मान लीजिए ये a प्लस बी है और अगर मैं इसको b प्लस a करूं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि पहले a पहले था, अब यहाँ पर b पहले आ गया। क्रम चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 + 7 बराबर होना चाहिए 7 + 3। देखते हैं क्रम चेंज किया, अगर मान बराबर आ रहा है 3 और 7 कितने होते हैं? 10 होते हैं, बराबर 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। कोई मान में फर्क नहीं आया। कहने का मतलब है कि आप a + b बराबर b + a कर सकते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि क्रम विनिमयता योग के अंदर है वो लागू होती है। योग के अंदर क्रम विनिमयता का लागू होती है। आप कहीं पर भी कोई भी योग करो उसके अंदर क्रम चेंज करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो क्रम विनिमयता योग के अंदर लागू होती है। फिर आता है क्रम विनिमयता घटाव के अंदर लागू होती है या नहीं होती है। तो क्रम विनिमयता घटाव के अंदर देखेंगे अपन, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, कोई भी संख्या ले सकते हो आप, 3 या फिर 8/9 माइनस का 5/9। ठीक है, इसमें आप घटाव करेंगे तो 8 में से 5 गया, 3/9 बच जाएगा। या फिर इसमें क्रम चेंज कीजिए आप, 5/9 माइनस 8/9 कीजिए, तो इसमें क्या आएगा? 5 में से 8 गए, माइनस का 3/9 आ जाएगा। मतलब ये संख्या माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, दोनों ही 3/9, लेकिन ये माइनस का 3/9 है, ये प्लस का 3/9 है। संख्या का आंसर है वो बराबर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, यानी घटाव के अंदर अपन है वो क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि घटाव के अंदर है वो क्रम विनिमयता नहीं चलती है। उसके बाद में अगला जो नियम आता है वो आता है गुणा का। किसके अंदर? गुणा के अंदर। जैसे मान लीजिए गुणा के अंदर अपन कोई भी संख्या लेते हैं, 1 या फिर यहाँ ले लो 3/5 इंटू 2/5। इस संख्या का गुणा किया जाए तो 3/5 इंटू 2/5 या फिर 2/5 इंटू 3/5 करोगे, उत्तर दोनों में क्या आएगा? बराबर आएगा। तो गुणा के अंदर आप क्रम चेंज कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब है गुणा के अंदर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है।
कहने का मतलब हुआ a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए, ठीक है। और उसके बाद में विभाजन के अंदर देखेंगे, विभाजन के अंदर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से अपन विभाजन की प्रक्रिया को, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन लीजिए 3/5, ठीक है, भाग 2/5। आप कभी इसमें भाग करोगे लेकिन फिर बराबर के अंदर 2/5 के अंदर भाग 3/5 का दोगे जो कभी भी बराबर नहीं आ सकता है, इसलिए भाग के अंदर भी विभाजन के अंदर भी क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करते हैं कि a प्लस बी बराबर होगा हमेशा b प्लस ए, इसके अंदर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। घटाव के अंदर a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए, और गुणा के अंदर ये कह सकते हैं कि a इंटू बी बराबर होगा हमेशा b इंटू ए, और भाग के अंदर अपन ये कह सकते हैं a भाग b बराबर नहीं होगा b भाग a। तो ये था क्रम विनिमयता का। तो क्रम विनिमयता केवल दो के अंदर चलती है, एक तो योग के अंदर चलती है, एक गुणा के अंदर चलती है, ठीक है। पहला पढ़ा था संवर्त, संवर्त है वो योग के अंदर भी चलती है, घटाव के अंदर भी चलती है, गुणा के अंदर चलती है, लेकिन भाग के अंदर नहीं चलती है। क्रम विनिमयता का है वो केवल योग और गुणा के अंदर चलती है। परिमेय संख्या का अगला गुणधर्म आता है सहचर्यता। सहचर्यता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई तीन संख्या परिमेय संख्या है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ से ये कह रहा है और यहाँ पर भी सामने भी a प्लस बी प्लस सी। अब ये कह रहा है अगर मैं इस परिमेय संख्या को पहले वाली दो संख्याओं को पहले जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके साथ तीसरी संख्या जोड़ूं, और दूसरे के अंदर ये कह रहा है कि पहले मैं इन दो संख्याओं को जोड़ूं फिर इसके साथ पहली संख्या जोड़ूं, तो क्या मान में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या दे रखी है 2 3 4, 2 + 3 + 4, तो आप पहले इसको जोड़िए फिर इसके साथ 4 करना है, तो ये बराबर होना चाहिए 2 + 3 + 4 के। अब यहाँ से देखिए 2 और 3 कितने हुए, 5 + 4 बराबर में कितना आएगा 9, ठीक है, बराबर। यहाँ पर ये 2 का 2 प्लस 3 और 4 कितने हुए 7, बराबर 2 और 7 कितने हुए 9, दोनों के अंदर बराबर आंसर आ रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है तीन संख्याएं दे रखी है, उसमें से पहली और दूसरी संख्या को पहले जोड़ना है और इनके साथ तीसरी संख्या को जोड़ना है। और अगर ये मैं करूं तो पहले दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ूं और पहली को बाद में जोड़ूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर है वही का वही रहता है। इसलिए योग के अंदर सहचर्यता का नियम लागू होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को घटाव के अंदर देखना है कि सहचर्यता का नियम लागू होता है या नहीं है। यहाँ पर घटाव के अंदर क्या होगा, माइनस की जगह केवल प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर लेना है, माइनस 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 माइनस। ये कह रहा है कि अगर कोई तीन संख्या दे रखी है, उन तीनों संख्याओं में से मैं क्या किसी दो संख्याओं को पहले घटा के बाद में तीसरी संख्या को घटाऊं, और यहाँ पर पहले तीसरी और दूसरी संख्या को घटाने के बाद भी पहली संख्या को घटाऊं तो क्या मान बराबर आएगा, तो इसमें कभी भी है वो मान बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6/7 माइनस का 4/7, ठीक है, और माइनस 2/7। तो यहाँ से देखिए 6/4, 6 में से 4 गए पीछे कितना बचा 2/7, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/7 माइनस 1/7, तो बराबर में 2 में से 1 गया पीछे कितना रहा 1/7। इसका तो आंसर 1/7 आ रहा है। अब आप दूसरी विधि से कीजिए, इसके अनुसार क्या कह रहा है कि 6/7 को 12 की माइनस 4/7 माइनस 1/7 कीजिए। अब 4 में से 1 गया पीछे कितना रहा, पीछे रहा ये 6/7 रहा, 6/7 माइनस 3/7, और 6 में से 3 गया पीछे बचा 3/7। क्या 3/7 और 1/7 बराबर है, नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि घटाव के अंदर है वो सहचर्यता का नियम लागू नहीं होता है, और योग के अंदर सहचर्यता नियम लागू होता है, घटाव के अंदर नहीं होता है। उसके बाद में आता है गुणा का नियम। किसका नियम, क्या गुणा के अंदर भी सहचर्यता का नियम लागू होता है, तब आप कहेंगे गुणा के अंदर सहचर्यता का नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि 2/7 इंटू 3/7, ठीक है,
या फिर यहाँ संख्या कोई भी छोटी संख्या ले लीजिए, गुणा करने के अंदर आसान हो। यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/3, ठीक है, इंटू कोई भी संख्या ले लीजिए, 1/3 दे रखा है। इन तीनों संख्याओं को मैं पहले इन दो संख्याओं का गुणा करके बाद में संख्या का करूंगा, बराबर में 2/3, 3/3 और इंटू 1/3। तो मैं यहाँ पर पहले इन दो संख्याओं को करूंगा, फिर इसका करूंगा। 2 और 3 का करूंगा 6/9 इंटू 1/3 बराबर में 2/3 और 3 इंटू करोगे 1 तो 3/9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 का गुणा 1 के साथ करोगे 6 और 9 का गुणा 3 के साथ करोगे 27 बराबर 2 का गुणा 3 के साथ करोगे 6 और 9 का गुणा 3 के साथ करोगे 27। दोनों का मान समान आ रहा है, योग बराबर आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ गुणा के अंदर छह का नियम है वो लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 4 नंबर जो नियम दे रखा है वो विभाजन, और विभाजन का नियम कभी भी इसके अंदर है वो लागू नहीं होगा। गुणा के अंदर नियम लागू होता है, विभाजन के अंदर भाग के अंदर ये प्रोसेस है वो लागू नहीं होगी। तो छह योग के अंदर लागू होती है, गुणा के अंदर लागू होती है। और आपने जो पहला पढ़ा था छवर्थ है, योग घटाव गुणा के अंदर लागू होता है, विभाजन के अंदर लागू नहीं होता है। उसके बाद में आपने क्रम विनिमयता योग और गुणा के अंदर लागू होती है। छह भी योग और गुणा के अंदर ही लागू होती है। परिमेय की संख्याओं के गुणधर्मों में अगला गुणधर्म है वितरकता। वितरकता क्या है इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का गुणा x प्लस 6 के साथ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 का गुणा किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे, तो कितना आएगा 4x। उसके बाद में क्या करेंगे, 4 का गुणा 6 के साथ करेंगे, ये प्लस का प्लस कितना आएगा 24, ठीक है। समझ में आया कि 4 का गुणा एक बार तो x के साथ करना है और एक बार 6 के साथ में करना है। इसी प्रकार से अगर a/b और c/d और e/f, ठीक है। यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में मैं लिखना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, और ये प्लस है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, अब मैं 4 का गुणा x के साथ में किया था तो मैं a/b का गुणा भी c/d के साथ में करूंगा। पहले ये देखिए क्वेश्चन 4 है, इसकी जगह a/b लिखा, कोष्टक है ये कोष्टक, फिर x की जगह c/d लिखा, प्लस का प्लस, 6 की जगह e/f लिखा। तो पहले मैंने 4 का गुणा x के साथ किया तो मैं a/b का गुणा c/d के साथ करूंगा, तो क्या होगा a/b इंटू c/d, ठीक है। और उसके बाद में प्लस, तो ये प्लस, फिर x 4 का गुणा 6 के साथ किया तो a/b का गुणा e/f से होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ a/b इंटू e/f, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं वितरकता का नियम ये कहता है कि a/b कोष्टक c/d प्लस e/f किसके बराबर होता है, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। यदि इसकी जगह प्लस की जगह अगर माइनस दे दे तो ये बस इतना फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हो जाएगा a/b इंटू c/d माइनस a/b इंटू e/f। इसके अंदर अगला अपन पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 6/11। अब 6/11 और यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब ये धनात्मक है, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये संख्या धनात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम है वो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का 6/11, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में क्यों होगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है, ये जो 6/11 है ना, 6/11 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ो कि इसका मान 0 हो जाए। तो ये 6/11 है, इसके साथ में आप माइनस के 6/11 जोड़ोगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 6/11 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, माइनस का 6/11। जैसे दे रखा है कि माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 2/3। क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3, क्योंकि माइनस 2/3 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिसका मान 0 हो जाए, तो प्लस के 2/3 जोड़ोगे तो मान 0 हो जाएगा। माइनस का 2/3 का योज्य प्रतिलोम है वो प्लस के 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम को समझिए। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 6/11,
इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, व्युत्क्रम कर देना संख्याओं का। 6 का क्या कर दोगे, अंश को हर कर देना है और हर को क्या कर देना है, अंश कर देना है। 6/11 का क्या कर दोगे, 11/6 करना है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि 6/11 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसका मान 11 1 हो जाए। तो ये 6/11 को मैं अगर 11/6 से गुणा करूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं है। योज्य प्रतिलोम में 6/11 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़े उसका मान 0 हो जाए, तब चिन्ह चेंज करने पर वही संख्या रखनी है, चिन्ह चेंज करना है और इसके अंदर क्या कर देना है, संख्या को पलट देना है, व्युत्क्रम करनी। 6/11 है तो 11/6 हो जाएगा। जैसे माइनस के 2/3 दे रखा है तो माइनस के 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 3/2। इसमें साइन चेंज नहीं होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। मतलब -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो माइनस का 3/2 हो जाता है। केवल इसमें अंश हर को आपस में बदलना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर मतलब क्या होता है, ये कोई संख्या रेखा है, इसमें यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 1, धनात्मक संख्या 2, 3 इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं। यहाँ पर इधर जाओगे ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं। तो अपन को यहाँ पर इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है। जैसे मान लीजिए एक संख्या दे रखी है 2/5। अब 2/5 का स्थान है वो कहाँ पर आने वाला है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2/5 का भाग करेंगे कि ये संख्या किन संख्याओं के बीच में रहेगी। तो मैं अगर 5 का भाग दूं 2 के अंदर तो यहाँ से भाग जाएगा नहीं, तो 0 और यहाँ पर 0 बार भाग गया 2 दशमलव आ गया और यहाँ पर 0 और 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं और इसका मान आया 0.4। 2/5 बराबर होता है 0.4। कहने का मतलब ये हुआ ये जो मान है 0 और 1 के बीच में है, तब आपको क्या करना होगा, संख्या रेखा 0 और 1 के बीच में ये मान पता चल गया तो यहाँ से संख्या रेखा बढ़ाइए, ये है 0 और ये है, यहाँ पर ये 0 है और ये है 1 है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन को सबसे पहले हर को देखना होता है, हर कितना है 5 है, 2/5 है तो कितने भाग करने, 5 भाग करने, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। अब देखिए ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो चुके हैं। कितने भाग हो चुके हैं, 5 भाग। पहला भाग होगा 1/5, दूसरा भाग होगा 2/5, तीसरा भाग होगा 3/5, चौथा भाग होगा 4/5 और पांचवा भाग होगा 5/5। 5/5 से कट करके 1 आ जाएगा जो कि है, ठीक है। अब अपना जो बिंदु दे रखा था वो दे रखा है 2/5। 2/5 कहां पर रहा, तो यहाँ पर 1/5, 2/5 ही रहा, तो अपन ये प्रदर्शित कर देंगे ये 2/5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्लस न देकर के माइनस का दे रखा होता तो यहाँ पर वही प्रोसेस चलती, लेकिन अपन 0 से इस साइड ना करके 0 से इस साइड आ जाते, तो वो संख्या 0 और माइनस फिर 1 के बीच की होती। और संख्या ले सकते हो आप जिस प्रकार से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर और संख्या ले ली 3/7। कितना ले लिया है, 3/7। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा। किसका देना है, 7 का भाग देना है 3 के अंदर। यहाँ पर 3 के अंदर दोगे जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, 3 में 3 6 रह गए, दशमलव आया 30 हो गया। 700 के कितने होते हैं 28, फिर 2 आया 20 हो गया और 4 दूनी कितने होते हैं 14। 0.4 इसका मान भी कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो ये तो वही प्रदर्शित होगी। कोई और मान ले लीजिए, 3/7 में लेकर के मैं 5/7 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, 5/7। फिर यहाँ पर 7 का भाग देना है 5 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 0 बार, 5 रह गए, दशमलव आ गया, 50 हो गया, 7 7 49, 0.7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.7। कहने का मतलब ये हुआ ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा 0 और 1 के बीच में। तो ये संख्या रेखा खींचिए, ये रहा 0 और 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, लेकिन आपको देखना हर कितना, हर 7 है, तो कितने भाग करोगे, 7। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग और ये 6 भाग, ये 7 भाग। कितने भाग हो गए, 7 भाग हो गए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 भाग। अब यहाँ से पहला भाग होगा, हर के अंदर 7 है तो पहला भाग 1/7, दूसरा भाग होगा 2/7 और तीसरा भाग होगा 3/7, चौथा भाग होगा 4/7, पांचवा भाग होगा 5/7,
छठा भाग होगा 6/7 और सातवां भाग होगा 7/7, जो कि कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपन को दर्शाना 5/7, तो ये रहा 5/7 संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चैप्टर का अगला और लास्ट टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या दे रखी 3 और एक दे रखी 7, आपको बोला जाए कि 3 और 7 के बीच की परिमेय संख्या, तो आप आराम से कह सकते हैं 4, 5, 6 ये इनके बीच की परिमेय संख्या है। लेकिन आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए कि माइनस के 2/5 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या होगा। इधर देखिए माइनस का 2/5 और 1/2, तो इसमें क्या करना है, माइनस का 2/5 और 1/2 दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले अपन को हर को समान करना है। क्या करना है, हर को समान करना है इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर 2 है, मैं इस हर को क्या करूं, 5 को भी 10 कर सकता, 5 दूनी 10 और 2 5 10 होते हैं, तो हर को मैं क्या कर रहा हूँ, समान करने के लिए हर को 10 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 यह हर 5 है और 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हर से 2 से गुणा करते हो तो अंश से भी करना पड़ेगा, 2 × 2 करोगे माइनस का 4/10, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी अपन संख्या थी 1/2, अब 2 को अपन को 10 बनाना तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, हर से 5 से गुणा करते हो तो अंश से भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से कम 5 और 5 दूनी कितने हो गए 10, 5/10। अब आप आराम से बता सकते हैं माइनस के 4/10 और 5/10 के बीच की परिमेय संख्या, क्योंकि इनमें हर क्या है, समान। -4 से पहले माइनस का 3/10, फिर माइनस का 2/10, फिर माइनस का 1/10, फिर 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10 और 5/10 आ चुके। इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं। लेकिन कभी कभार अपन को क्वेश्चन ये भी दे रखा होता है कि इसके बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये हालांकि 10 परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हर को 10 बनाया, हर को थोड़ा बड़ा बना दो और संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं हर को 20 बना दूं तो इससे ज्यादा भी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।